जिंदगी में भाग दौड़ और ज्यादा सोचने की वजह से बार बार घबराहट होना और दिल का तेजी से धड़कना आम बात हो गई है। नकारात्मक विचारों का बार बार आना भी चिंता का विषय बन सकता है। आज हम आपको एक बौद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से इस अधिक सोचने की बीमारी से बचने और इसे दूर करने का उपाय बताएंगे। एक बार चीन के एक हिस्से में एक विशाल मठ था जहां लगभग सैकड़ों भिक्षु रहते थे। वे सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में आत्म साक्षात्कार का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक युवक मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं खुद को जानना चाहता हूं। मैं सच की तलाश में हूं। मैं जानना चाहता हूं कि सच क्या है। गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, यदि तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित करना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम इसे इसी जन्म काल में प्राप्त कर पाओगे या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने दृढ़ता से कहा, गुरुजी, मैं पीछे मुड़ने के लिए यहां नहीं आया हूं। मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। गुरु ने कहा, यदि ऐसा है तो तुम एक काम करो। इस मठ में कई भिक्षु हैं, उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटो। जब थक जाओ तो सोने चले जाओ। अगली सुबह उठकर फिर से चावल कूटना शुरू करो। इसके अलावा कुछ और मत करो, किसी और चीज के बारे में मत सोचो। बस इसी काम में लीन रहो और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस युवक ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। मठ में सैकड़ों भिक्षु थे जिनकी समय समय पर भोजन की आवश्यकता होती थी, इसलिए वह बहुत जल्दी उठता और देर रात तक चावल कूटता रहता। थक कर उसी कमरे में सो जाता जहां वह चावल कूटता था। वह किसी से बात नहीं करता था और न ही कोई उससे बात करने आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वे धीरे धीरे मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वह अपना नाम तक भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने कभी ध्यान नहीं किया था और न ही कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। एक दिन गुरु ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। यदि किसी भी शिष्य को ऐसा लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया है और उसने खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखें जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखीं। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वही इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने दीवार पर लिखा, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब गुरु उठे और उन्होंने ये पंक्तियां देखीं, तो उन्होंने कहा, किस बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वह शिष्य जिसने यह लिखा था वह चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थीं वे ज्ञान से भरी थीं, पर यह सब किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखीं, पर उसने नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वह स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए दो शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो साल पहले यहां आया था और दिन रात चावल कूट रहा था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने उसे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों शिष्यों की नजर में यह चावल कूटने वाला तुच्छ ही भिक्षु था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल को ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब दिया,
मैं इसीलिए हंसा कि गुरु सही बोल रहे हैं। यह सब पंक्तियां कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वह दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उसे पूछा, क्या तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो? चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन हां, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं। यदि तुमने उन पंक्तियों को तुम लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वे मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली। दूसरे शिष्य ने उस दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया, चावल कूटने वाले ने कहा। उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियां उसने लिखने के लिए कहा था वे बहुत अद्भुत थीं, और वे पंक्तियां थीं, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहां ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया। जब गुरु ने ये पंक्तियां देखीं तो वे आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वह सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा, लो, मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वे तुम्हें मार देंगे। वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा विद्वान निकल गया। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें यह सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है, और मुझे पता है कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहां से चला गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है। अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अपनी शिद्दत से करें कि आपको अपने शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मग्न हो गया कि उसको खुद का कोई ख्याल ही नहीं रहा। उसने चावल कूटते हुए ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना। मन तब तक है जब तक विचार है। जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इस कदर से लीन हो जाओ कि आपका काम भी ध्यान बन जाए। ज्यादा सोचने वाले लोगों के लिए अब हम आपको एक और रहस्यमय कहानी सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में एक्सपर्ट था। यानी कि जहां कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी या लॉक को खोलने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने उसे बताया कि आपको इस तारीख को यहां आना है और ताले को तोड़ना है। जब वह समय के अनुसार तय दिनांक को वहां पहुंचा तो उसे प्रतियोगिता के नियम समझाए गए। आपको एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच आपको लगता है कि लॉक आपसे नहीं खुल पाएगा तो आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता हार जाएंगे। उसने सभी नियमों को स्वीकार कर लिया और पानी में चला गया। जैसे ही वह पानी में पहुंचा उसने जेब से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4-5 बार कोशिश करने के बाद वह बार बार विफल हो रहा था। अब ज्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया। वह विफल हुआ और उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वह अचंभित हो गया और बोला, एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलूं? हो सकता है कि यह लॉक ही ना हो। यही होता है जब हम भी बहुत ज्यादा सोचते हैं। इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी ना सोचने से भी जवाब मिल जाता है,
इसलिए किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वह कमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। कभी कभी दिमाग को शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें बेहतर समाधान मिल जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि ज्यादा सोचने की यह बीमारी के मुख्य कारण क्या है, जिससे आपको ज्यादा सोचने की बीमारी हो जाती है। अति चिंतन, ओवर थिंकिंग के मुख्य कारण। वर्तमान से भटकना, गेटिंग लॉस्ट इन द पास्ट और फ्यूचर। जब आप वर्तमान में घट रही घटनाओं पर ध्यान देने की बजाय अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं तो आप अति चिंतन के शिकार हो जाते हैं। इससे वर्तमान कार्य में एकाग्रता कम होती है और नकारात्मक विचार पनपने लगते हैं। कार्य का अत्यधिक तनाव, वर्क स्ट्रेस ओवरलोड। जब किसी काम का बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है और समय सीमा भी तंग होती है तो दिमाग लगातार दौड़ने लगता है। यह तनाव संबंधित काम के अलावा अन्य अनावश्यक विचारों को भी जन्म दे देता है, जिससे अति चिंतन की समस्या बढ़ जाती है। डर का साया, फियर। नौकरी जाने का डर, असफलता का डर, आर्थिक परेशानी का डर, ये सभी चिंताएं भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर दिमाग में काल्पनिक परिस्थितियां खड़ी कर देती हैं। ये काल्पनिक भय हमें जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। किसी कार्य को करने में बार बार असफलता या खुद पर भरोसा न होना नकारात्मक विचारों को जन्म देता है। यह आत्मविश्वास की कमी का ही परिणाम है कि व्यक्ति बार बार सोचता रहता है कि वह काम को सही तरीके से कर पाएगा या नहीं। इससे निर्णय लेने में भी परेशानी होती है और अतिचिंतन की स्थिति बन जाती है। निरंतर तुलना, कांस्टेंट कंपैरिजन। दूसरों की सफलता और उपलब्धियों से अपनी तुलना करना भी अतिचिंतन का कारण बन सकता है। दूसरों से खुद को कम आंकने और उनकी तरह बनने की जल्दबाजी में हम अनावश्यक रूप से ज्यादा सोचने लगते हैं, जो मानसिक शांति को भंग कर देता है। सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रभाव, एक्सेसिव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग अपनी खुशियों और सफलताओं को ही प्रदर्शित करते हैं। इन चमकती हुई तस्वीरों को देखकर हमारी सोच यह बन जाती है कि सब लोग हमसे ज्यादा खुश हैं और हमारी जिंदगी अधूरी है। यह तुलनात्मक भावना हमें दुखी करती है और अति चिंतन की ओर ले जाती है। नींद की कमी, लैक ऑफ स्लीप। पर्याप्त नींद न लेने से दिमाग थका हुआ और तनावग्रस्त हो जाता है। नींद की कमी से एकाग्रता कम होती है और नकारात्मक विचार आसानी से दिमाग में घर कर लेते हैं। इससे रात को नींद न आने की समस्या भी हो सकती है, जो एक दुख का कारण बन जाता है। इन कारणों को समझकर और इन पर नियंत्रण पाने का प्रयास करके हम अति चिंतन की आदत को कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये रहा ओवर थिंकिंग को रोकने के 7 आसान तरीकों का लेसन। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आप ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हैं और अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। आपके कमेंट्स से दूसरों को भी सीखने का मौका मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें और शांत रहें।